हेलो बच्चों। तो बेटे मार्जिनल कॉस्टिंग का थर्ड लेक्चर आज हमने करना है। और आज हम जो टॉपिक करेंगे वो सीबी इंटर ग्रुप वन की बुक में नहीं दिया है, लेकिन इसका क्वेश्चन एग्जाम में ग्रुप वन में पूछा गया है। ठीक है, तो वैसे तो ये ग्रुप टू के लिए है, बट ग्रुप वन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है। इसलिए ये टॉपिक जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ये ग्रुप वन के बच्चों को भी करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, आज हम बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ मर्ज प्लांट, और बोल सकते हैं मर्ज कंपनी। तो कभी कभार क्या किया जाता है कि मैनेजमेंट दो या दो से ज्यादा जो प्लांट होते हैं उनको आपस में मर्ज कर देता है। ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा प्लांट होंगे उनको आपस में मर्ज कर देता है, या दो कंपनियां आपस में क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती है सर। तो ऐसा होने से प्लांट की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो दो प्लांट अब एक सिंगल प्लांट में कन्वर्ट हो गई, जो दो कंपनियां अब एक सिंगल कंपनी में कन्वर्ट हो गई है, उनकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ओवरऑल कैपेसिटी बेसिस पे पीवी रेशियो निकालना पड़ता है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता है, और फिर ये चेक करना होता है कि ओवरऑल कैपेसिटी को हम कितना परसेंटेज यूज करेंगे ताकि एक टारगेट प्रॉफिट को हम अचीव कर सकें। ठीक है, लेकिन जब हमें क्वेश्चन में डेटा दिया होता है, लाइक एक प्लांट वन का डेटा दिया होगा कि प्लांट वन की इतनी सेल्स है, इतनी वेरिएबल कॉस्ट है, इतना फिक्स कॉस्ट है, इतना हमारा प्रॉफिट है। सेम वैसे ही सेकंड प्लांट का डेटा दिया होगा कि सेकंड प्लांट की इतनी सेल्स है, इतनी वेरिएबल कॉस्ट है, इतना कंट्रीब्यूशन है, इतनी हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो जब दो या दो से ज़्यादा प्लांट का क्वेश्चन में डेटा दिया होता है तो हम रैंडमली उनको ऐड नहीं कर देते कि प्लांट वन प्लांट टू को ऐड कर दो तो टोटल प्लांट की ओवरऑल कैपेसिटी आ जाएगी। ऐसे नहीं होगा। रीजन क्या होता है कि जो दो प्लांट आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं। मान लीजिए एक प्लांट ऐसा है कि वो 60% कैपेसिटी पे काम कर रहा था, दूसरा प्लांट ऐसा है सर कि वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। क्योंकि दोनों प्लांट का कैपेसिटी यूज अलग अलग है तो हम उसको सीधे ऐड नहीं कर सकते, तो इनको पहले इक्वल कैपेसिटी लेवल पे लाना पड़ता है। दो प्लांट तभी ऐड हो सकते हैं जब उनका कैपेसिटी लेवल क्या हो, सेम हो। इसलिए हम क्या करते हैं पहले बच्चों, हम इसमें दोनों प्लांट को पहले 100% कैपेसिटी पे लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट वन का डेटा 60% कैपेसिटी के हिसाब से दिया हुआ है तो पहले हम प्लांट वन के डेटा को 100% कैपेसिटी पे कन्वर्ट करेंगे। सेम ऐसे अगर प्लांट सेकंड का डेटा हमें 50% कैपेसिटी पे दिया हुआ है तो उसको भी पहले हमने क्या करना है बेटा, 100% कैपेसिटी पे कन्वर्ट करना है। फिर जब दोनों को 100% पे हमने कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करके फिर हमें ओवरऑल सिंगल प्लांट की या मर्ज प्लांट की जो कैपेसिटी है वो हमको मिलेगी। ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग का थोड़ा सा पोर्शन है थ्योरी वाला, वो मैं लिख देता हूँ, और प्रोसीजर आपको फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, फिर ये क्वेश्चन कर लेंगे इसके बारे में। देखिए सर, when two plants, two or more plants, ठीक है, प्लांट के बदले हम कंपनी भी बोल सकते हैं, are merged, then करना क्या है, फाइंड कैपेसिटी of each plant at 100% यूटिलाइजेशन लेवल। तो सबको पहले 100% यूटिलाइजेशन लेवल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटी, उसके बाद सर ऐड कैपेसिटी ऑफ ऑल प्लांट्स एट 100% कैपेसिटी। पहले क्या करना है, अगर आपको दो प्लांट या तीन प्लांट क्वेश्चन में दिए हैं उसको पहले 100% कैपेसिटी पे कन्वर्ट करना है।
जब वो 100% कैपेसिटी पे कन्वर्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद क्या कर देना, उनको आपने ऐड कर देना है। ऐड कैपेसिटी ऑफ ऑल प्लांट्स एट 100% कैपेसिटी टू फाइंड ओवरऑल कैपेसिटी सॉरी ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ मल्च प्लांट। उसके बाद सर फाइंड पीवी रेशियो फॉर मल्च प्लांट, फिर कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है सर, हम क्या करेंगे सर, इसकी ब्रेक इवन सेल निकालेंगे, मतलब पूरे प्लांट की ब्रेक इवन सेल निकालेंगे एंड फाइंड टारगेट प्रॉफिट और टारगेट सेल। फिर टारगेट प्रॉफिट या टारगेट सेल जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, तो इसको नोट कर लेंगे। एक बार फिर से बता दूं, ग्रुप 1 के मॉड्यूल में ये टॉपिक नहीं दे रखा, बट ग्रुप 1 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है सर, 2016 के जो आपका सिलेबस है इस टॉपिक पे क्वेश्चन ग्रुप 1 में आया हुआ है, तो कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। नोट करो। चलिए, आई गेस आपने कर लिया है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे अब कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखिए बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा एक। Let's take एग्जाम्पल। क्वेश्चन कुछ ऐसे बोलता है, टू मैन्युफैक्चरिंग companies are decided to get merged into one company। ठीक है सर, इसको एक कंपनी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू वन कंपनी। द ऑपरेटिंग डिटेल्स आर एज शोन। दो कंपनियां बेटा, वो दो कंपनियां आपस में मर्ज होने का प्लान कर रही हैं, तो दो कंपनी के लिए आपको डेटा दिया गया है। एक है कंपनी फर्स्ट और दूसरी है कंपनी सेकंड। इस तरीके से आपको बोलोगे। ठीक है सर, तो सबसे पहले कैपेसिटी यूज्ड, इनकी कितनी कैपेसिटी यूज करी। ये 90% कैपेसिटी पे काम कर रही है और ये 60% कैपेसिटी पे काम कर रही है। ठीक है, इस लेवल पे इसकी जो सेल्स है, इस लेवल पे जो सेल है वो 5,40,000। ठीक है सर, सॉरी 5, ये है 5 करोड़ 40 लाख और यहाँ पे सर 3 करोड़ है। ठीक है सर, यहाँ पर 300 लाख हो गया। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है बेटा इसी लेवल पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 3 करोड़ 96 लाख और ये है 2 करोड़ 25 लाख। फिक्स कॉस्ट जो है वो कहता है कि ये है 80 लाख और यहाँ कहता है बेटा 50 लाख। इतनी हमारी फिक्स कॉस्ट है।
ये सब होने के बाद क्वेश्चन में कहता है फाइंड आउट, कहता है ब्रेक इवन सेल्स फॉर मर्ज कंपनी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर इट, profit at 80% capacity utilization of merged company. ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहता है हाउ मच कैपेसिटी of merged plant should be used to get profit of ₹75 लाख। 75 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें प्लांट की कितनी % कैपेसिटी यूज करनी पड़ेगी। तो आप लोग पहले ये नोट कर लेंगे क्वेश्चन को फटाफट से और फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो दो प्लांट हैं। ठीक है बेटा, बोला गया कंपनी 1 कंपनी 2 ये 90% लेवल पे काम कर रही है और इसका खर्चा 90% के हिसाब से आपको दिया हुआ है, और जो सेकंड प्लांट है, सेकंड कंपनी है, वो 60% कैपेसिटी पे काम कर रही है और उसका डेटा आपको इसी के बेस पे दिया गया है। तो क्वेश्चन फिर आपको बाकी चीजें निकालनी है कि आपको मर्ज प्लांट के लिए ब्रेक इवन सेल निकालना है और मर्ज प्लांट के लिए ब्रेक इवन सेल कितने % कैपेसिटी में होगा उसकी परसेंटेज आपको निकालनी है। उसके अलावा 2-3 पार्ट और हैं, इसको पहले फटाफट से लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलिए बच्चों, तो क्या किया जाएगा देखिए, एक इस तरीके से हमने टेबल बना ली। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम कंपनी फर्स्ट। ठीक है, और ये दोनों निकाल रहा हूं मैं 100% कैपेसिटी पे। उसके बाद मर्ज कंपनी की बात करेंगे, ये मर्ज कंपनी भी 100% कैपेसिटी पे ही निकालेंगे। देखिए सर किस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेल्स लिख लिया हमने, सेल्स, इसके सेल्स कितनी हमें 5 करोड़ 40 लाख, बड़े कितने पर है बेटा 90% पे। अगर 5 करोड़ 40 लाख की सेल होती है 90% पे, तो जब 100% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो उस सिचुएशन में कितनी सेल होगी। तो कैसे निकालोगे, जो 5 करोड़ 40 लाख है इसको डिवाइड कर दोगे 90% से। ठीक है सर, तो सर ये आपका आ जाएगा 6 करोड़ या 600 लाख बोल सकते हैं। इसको इस तरीके से बांटना पड़ेगा, है ना। एक प्लांट 1 के लिए कर रहे हैं, या यहाँ पे इस तरीके से इसको फर्स्ट कर लो और यहाँ पे सेकंड कर लो, ऐसे लिख लो। तो कंपनी एट 100% कैपेसिटी फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये बेटा जो अमाउंट आएगा इसका, ये आ जाएगा 6 करोड़ या 600 लाख बोल सकते हो। और सेम ऐसे बेटे यहाँ पे 3 है, ये है 60 पे। अगर 60 पे है तो 100 पे कितना होगा, 3 करोड़ डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे ये कैसे आया 5 करोड़ 40 लाख डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100। हम 100% कैपेसिटी पे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 5 करोड़ बेटा यहाँ से आ गया। उसके बाद सर यहाँ से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सेम चीज है बेटे, वेरिएबल कॉस्ट है इसकी 3 करोड़ 96 लाख, 3 करोड़ 96 लाख। इसको डिवाइड कर देंगे हम 90% से, तो ये आएगा आपका 4 करोड़ 40 लाख। ये बेटा है 2 करोड़ 25 लाख, और 2 करोड़ 25 लाख को आप क्या करोगे सर, इसको डिवाइड करने के लिए, है ना, तो 2 to 5 उसके बाद 5 जीरो है आपकी। ठीक है, डिवाइड बाय कर देंगे इसको 60% से, तो ये बन जाएगा आपका 3 करोड़ 75 लाख। तो पहले 100% पे कन्वर्ट कर रहे हैं,
ये करने के बाद यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये लेस कर दिया था, अब यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये कंट्रीब्यूशन हो गया प्यारे बच्चों आपका 1,60,00,000 का, और यहाँ पे 5 करोड़ में से 375 गया तो 1,25,00,000। ठीक है सर, 1,25,00,000 ये आ गया हमारा। उसके बाद लेस करेंगे बेटा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यहाँ बोली भी आपको 80 लाख की, यहाँ फिक्स कॉस्ट बोली बेटा 50 लाख की। ठीक है बेटे, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। और चलो फिक्स कॉस्ट कन्वर्ट नहीं होगी कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी से अफेक्टेड नहीं होती है। सेल्स को आप कन्वर्ट करोगे, वेरिएबल कॉस्ट को कन्वर्ट करोगे, फिक्स कॉस्ट को कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। राइट सर, ये सब करने के बाद यहां से निकालेंगे प्रॉफिट। जब प्रॉफिट निकालोगे तो ये 160 में से बेटा 80 लाख माइनस कर दो तो ये 80 लाख ही आ जाएगा, या 125 में से 50 माइनस करो तो 75 लाख आ जाएगा। इसको क्या करना है बेटा, सिंपली ऐड कर देना है, 6 और 5 ये हो जाएगा आपका 11 करोड़। उसके बाद 4 40 और 75, 8 15, इसको माइनस कर दो बेटा, ये इसका जोड़ दो, 160 प्लस 125, 2,85 लाख। ठीक है, फिर ये 80 लाख और बेटा ये 50 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 1,30,00,000। फिर 285 में से माइनस कर देंगे 130, तो ये आ जाएगा 1,55,00,000। ठीक है सर, ये अमाउंट यहाँ से हमारी आ गई। अल्टीमेटली बेटा प्रॉफिट भी आ गया यहाँ से। अब हमें 100% कैपेसिटी पे मर्ज प्लांट का या जो मर्ज कंपनी है उसका कैपेसिटी मालूम कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम पीवी रेशियो निकालेंगे, पीवी रेशियो फॉर मर्ज कंपनी। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला वही है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो जो कंट्रीब्यूशन आया है वो आया है 2,85 लाख, और सेल थी बेटा आपकी 11 लाख, सॉरी 1100 लाख, या बोल सकते हैं 11 करोड़। इंटू कर देंगे 100 से, तो 285 डिवाइड बाय 1100 करोड़, ये आपका जो आएगा बेटा ये 25.9090 इस तरीके से आपका चल रहा है, 25.909% या 25.91 इसको हम बोल सकते हैं। फिर हमें क्वेश्चन में बोलता है ब्रेक इवन सेल निकालनी है आपको मर्ज प्लांट के लिए, मर्ज प्लांट के लिए आपको ब्रेक इवन सेल निकालनी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे सर, ठीक है, हमने क्या करा 100% पे दोनों को कन्वर्ट किया है, उसको जोड़ लिया है, फिक्स कॉस्ट को कन्वर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद कंट्रीब्यूशन लिया है ये, और सर ये आपकी सेल है, तो 25.9090 ये इस तरीके से आपका रेशियो चलता हुआ है। अब सर इसमें ये पूछा हुआ आपको ब्रेक इवन सेल फॉर द मर्ज कंपनी, आपको ब्रेक इवन सेल निकालनी है। तो ब्रेक इवन सेल का क्या फॉर्मूला होता है सर, ब्रेक इवन सेल का डेफिनेटली सर आपको रुपीस में ही निकालना है ना, या आपको रुपीस में ही निकालना है, क्योंकि सर यहाँ पे पर यूनिट पे डेटा आपको दिया नहीं है। तो फॉर्मूला होगा सर फिक्स कॉस्ट, पर फिक्स कॉस्ट किसकी लेंगे बेटा, मर्ज प्लांट की। फिक्स कॉस्ट आप जो लोगे वो मर्ज प्लांट की लोगे, मतलब कि ये 80 लाख प्लस 50 लाख 1,30,00,000। ठीक है सर, तो यहाँ पर कंबाइंड फिक्स कॉस्ट आपको लेनी है। कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे बोल देता है कि जब दो प्लांट को मर्ज किया जाएगा तो उससे हमारा 10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट इनकर होगी। अगर ऐसा बोला होता तो 80 और 50 कितना होता, 1,30,00,000, और कहता है 10 लाख एक्स्ट्रा हो रहा है, तो फिर यहाँ पर आप 140 लिखते, 1,40,00,000 लिखते। कभी कभार ऐसा बोलेगा दो प्लांट को मर्ज होने से कॉस्ट सेविंग्स हो रही है, मतलब इसकी कॉस्ट 80 लाख है, इसकी कितनी है सर 50 लाख है, पर जब दोनों मर्ज हो जाएंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट में 15 लाख की सेविंग्स होगी। फिर यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 15 लाख रिड्यूस करके होगी, है ना। कुछ इंक्रीज डिक्रीज करने को बोला है तो सर वो आपको इंक्रीज कर देना है, अदरवाइज फिक्स कॉस्ट सिंपल इन दोनों को जोड़ के आ जाएगी। चलिए सर,
अब सर यहाँ पे ले लिया फिर हमने पीवी रेशो ऑफ मर्ज कंपनी, मर्ज प्लांट के बदले मर्ज कंपनी बोल दो क्योंकि इस क्वेश्चन में कंपनी बोला गया। पीवी रेशो ऑफ मर्ज कंपनी। तो अब क्या करेंगे सर, तो फिक्स कॉस्ट हमारी आई है 1,30,00,000 और इसको हम 25.909009 है ना, ये बार बार आपके ऐसे आ रहा था, इससे मैंने क्या कर दिया बेटा डिवाइड कर दिया। तो 1,30,00,000 डिवाइड बाय 25 परसेंटेज, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ रहा है मेरे पास आंसर 438.5 है, तो इसको आप 439 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रीड कैसे करेंगे सर, 5,01,75,439। तो ये हमने यहाँ पर ब्रेक इवन सेल निकाल दिया मर्ज कंपनी के लिए। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप परसेंटेज में निकालते हो, वो कैसे निकालेंगे, जब हम अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ की सेल करेंगे तो ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे, है ना। इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, 5 करोड़ लिखेंगे, इतना ही अभी के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। जब हम 5 करोड़ की सेल करेंगे तो ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे। पूरे प्लांट की कैपेसिटी कितनी की है सर, 11 करोड़ की कैपेसिटी है। तो 11 करोड़ की कैपेसिटी में से 5 करोड़ की कैपेसिटी मुझे ब्रेक इवन पर पहुंचने के लिए चाहिए। तो मुझे कितना परसेंट, 11 करोड़ का कितना परसेंट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि 5 करोड़ की सेल आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये कैसे निकालूंगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर ब्रेक इवन सेल। मैं बोलूंगा ब्रेक इवन सेल के लिए मुझे 5,75,439 की सेल करनी पड़ेगी और 11 करोड़ की मेरी टोटल सेल कैपेसिटी है। तो बस मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है सर, इसको ऐसे समझ लो, मैंने कहा कि आप टोटल 10 लाख रुपए की सेल कर सकते हो, बस एट 100% कैपेसिटी आप 10 लाख रुपए की सेल कर सकते हो। और आपने मालूम करा कि ब्रेक इवन सेल 3 लाख रुपए पे आएगी, तो 3 लाख बेचने पे आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब 10 लाख की सेल अगर कर सकते हो मैक्सिमम, तो इस कैपेसिटी का कितना प्रतिशत आपको यूज करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 10 लाख का 30%, कितना, 3 लाख। तो उसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो 50175,439 डिवाइड बाय 1100 करोड़ इंटू 100, तो बेटा ये आपका अप्रोक्सीमेटली आता है 45.61%। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ है, इसको नोट करते हैं, फिर सेकंड थर्ड भी करेंगे। चलिए, आई गेस आप लोगों ने बेटा इसको नोट कर लिया होगा। तो अब किस पार्ट ऑफ सेकंड में आते हैं। कहते हैं प्रॉफिट एट 80% कैपेसिटी। अगर हम 80% कैपेसिटी को यूटिलाइज करेंगे, मतलब 11 करोड़ की कैपेसिटी 100% पे है, अगर हम 80% कैपेसिटी की यूटिलाइज कर पाते हैं, मतलब 80% सेल ही अचीव कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो बेटा मैं नीचे वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो इसको अगर मैं मिटाऊं, देखिए सर, तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे सर, हम लिखेंगे सेल्स एट 80% कैपेसिटी। तो सर जो 11 करोड़ है इसका 80% निकाल दो पहले, कितना आएगा सर, 8 करोड़ 80 लाख। ठीक है बेटा, अब सर यहां से कंट्रीब्यूशन निकाल लो। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, आपको पता है सर, जो भी सेल्स होती है उस पर पीवी रेशियो अप्लाई कर देते हैं
तो सेल्स पर पीवी रेशियो लगाने से हमारे पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है, राइट। तो सेल्स है हमारी 8 करोड़ 80 लाख, पीवी रेशियो बेटा कितना निकला था हमारा, है ना, पीवी रेशियो तो मैंने बता दिया। तो मुझे दोबारा से फटाफट इसकी परसेंटेज शायद 25.909 कुछ था, लेट मी चेक अगेन, 25 डिवाइड बाय 1100, यानी 25.90909009 ऐसा कुछ था, है ना, इसका निकाल देते हैं। तो 880 लाख इंटू 25.90909090 परसेंटेज। तो बेटा ये मेरा जो आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 2799, तो उसको मैं 2 और 2 8, ठीक है, 2 करोड़ 28 लाख बेटा। तो ये 2 करोड़ 28 लाख का आकर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो निकल के आ रहा है। इसी कंट्रीब्यूशन में से मैं बेटा अगर फिक्स कॉस्ट मैनेज कर दूं, ठीक है सर, अगर मैं 8 करोड़ 80 लाख की सेल करूंगा, इतना पीवी रेशियो है, तो इस पर मुझे कंट्रीब्यूशन इतना मिलेगा। इस कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स कॉस्ट कर दूंगा। फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली सर, कंबाइंड वाली, क्योंकि सर हम जो 80% कैपेसिटी कहते हैं वो हम 80% कैपेसिटी मर्ज प्लांट की निकाल रहे हैं, ठीक है। मर्ज प्लांट की 100% कैपेसिटी पे सेल है 1100 लाख की, उसको हमने क्या करा 80% यूज करना है, जो कि हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। फिक्स कॉस्ट बेटा है हमारी 1 करोड़ 30 लाख, तो 1 करोड़ 30 लाख की जो फिक्स कॉस्ट है वो इसमें से माइनस कर दो। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, तो ये आएगा 98 लाख, 98 लाख का प्रॉफिट होगा अगर हम प्लांट की, मर्ज प्लांट की या जो मर्ज कंपनी है उसकी 100% कैपेसिटी को यूज ना करके केवल 80% कैपेसिटी को यूज करते हैं, क्योंकि 100% कैपेसिटी पे तो कितना प्रॉफिट है 155 का। ओके सर, ये मत कर देना कि सर ये प्रॉफिट अगर 100% पे है तो इसी का 80% निकाल देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा सर, क्योंकि इसमें बीच में फिक्स कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट लीनियर फंक्शन नहीं होता। फिक्स कॉस्ट जो होती है सर वो कांस्टेंट रहती है ना, फिक्स कॉस्ट सर क्योंकि कांस्टेंट रहती है, इसलिए ऐसा मत कर देना कि 100% पे अगर 1 करोड़ 55 लाख का प्रॉफिट है तो उसी का 80% निकाल दिया, प्रॉफिट आ गया, ये नहीं होगा सर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, ये पर यूनिट बेसिस पे चेंज नहीं हो रही। इसको नोट करें, उसके बाद तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं। चलिए सर, आप कभी भी वीडियो को स्टॉप कर सकते हो। तीसरे में कहता है हाउ मच कैपेसिटी ऑफ मर्ज प्लांट शुड बी यूज्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹75 लाख। कह रहा है अगर हमें 75 लाख का प्रॉफिट कमाना हो तो, जैसे 100% कैपेसिटी पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, 80% कैपेसिटी पे इतना हमारा प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है अगर मुझे केवल 75 लाख का ही प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए मुझे मर्ज प्लांट की कितनी परसेंट कैपेसिटी को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट पता है, आपको टारगेट सेल निकालनी है, उस सेल को फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे देखिए, पार्ट नंबर इसका हो गया हमारा, देखो बेटे, फिर यहां से आएगा हमारे पास का पार्ट नंबर 3। तो 3 में कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा कि सेल्स आपको निकालनी है, फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है सर। तो बेटा सेल्स मुझे निकालनी है, फिक्स कॉस्ट है 1 करोड़ 30 लाख प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए 75 लाख का, और सर जो पीवी रेशियो है वो हम ले लेंगे, वो 25.90909090% है, ठीक है सर। 1 करोड़ 30 लाख में जोड़ देंगे 75 लाख, तो ये आएगा 2 करोड़ 5 लाख, पहले 2 करोड़ 5 लाख आ गया, इसको 25.90909090% से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा बच्चों, तो 2 करोड़ 5 लाख डिवाइड बाय 25 तो बेटा ये आ रहा है, डिवाइड करने के बाद
7,91,22,807.0 है, तो बेटा यही हो गया। तो सर इतनी सेल करोगे तो इतनी सेल्स पर इतने का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो सेल आपकी निकल के आई है, ये 11 करोड़ की सेल का कितना परसेंटेज है, ये आपको निकालना है। तो कैपेसिटी यूज हमने जो करी है सर एट दिस लेवल, तो सर आप करोगे 791,22,807 आउट ऑफ 1100 करोड़। तो 791 807 डिवाइड बाय 1100 करोड़, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा आपका 71.929 आ रहा है, तो 93 कर लेता हूँ मैं इसको। तो इतना परसेंट कैपेसिटी अगर आप यूज करोगे तो फाइनली आपके पास टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा 75 लाख का। ओके बेटे, तो ये मर्ज प्लांट का क्वेश्चन है, ये ग्रुप 1 के मॉड्यूल में नहीं दे रखा, बट 2016 के सिलेबस में ग्रुप 1 में एक बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसका क्वेश्चन ग्रुप 1 के मॉड्यूल में नहीं है, ग्रुप 2 का जो मॉड्यूल है उसमें इसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो ग्रुप 2 वाले बच्चे ढूंढ के उसे अपने आप कर लेना, ग्रुप 1 वाले बच्चे ये कर लो, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अगला टॉपिक जो कराऊंगा वो सेम में इंटर ग्रुप 1 के ओल्ड वाली बुक में नहीं दे रखा, लेकिन अभी पिछले साल ही इंस्टीट्यूट ने बुक में कुछ चेंजेस करे हैं। तो जो कॉस्टिंग की नई बुक आई है, जो अक्टूबर 2019 में इशू करी है ग्रुप 1 के बच्चों के लिए, तो जो अब टॉपिक कराऊंगा वो उसमें डाल दिया है, ठीक है। पहले नहीं था पर अब उसको ग्रुप 1 में डाल दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब जो कराऊंगा वो ग्रुप 1 को भी करना है और ग्रुप 2 के बच्चों को तो करना ही है, राइट। इतना नोट करो पहले कि पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आप कभी भी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। मैं फटाफट इसको मिटाता हूं और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। चलो बेटे, अब यहां से नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड, ठीक है सर, प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच एंड रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है बेटी। तो बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, जिससे मैंने इसकी थ्योरी के बारे में बात करी थी, तो वहां मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर भी सर आप थोड़ा सा आपको मैं याद दिला रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है सर कि इन मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, जब हम कोई किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, ठीक है सर। जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इसमें आती है, राइट बेटे। और जो पीरियड कॉस्ट होती है सर, पीरियड कॉस्ट में हम क्या करते हैं सर,
फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेंगे, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग, राइट सर, एंड ऑल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लेते हैं। ठीक है बेटी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही इंक्लूड किया जाता है। जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको हम पीरियड कॉस्ट मानते हैं। पीरियड कॉस्ट मानने का मतलब है ये कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाती है, पूरी माइनस कर देते हैं। पीरियड कॉस्ट को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। जबकि जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है सर ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। 2 हिस्सों में कैसे बढ़ेगी? अगर इसमें से कुछ आइटम बिक गया है, कुछ आइटम अगर बिक गया है तो ये बन जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। अगर सर ये कुछ आइटम साल के एंड में बच जाता है जो बेचा नहीं गया है तो बेटा ये बन जाती है क्लोजिंग इन्वेंटरी। और क्लोजिंग इन्वेंटरी फिर अगले साल का क्या बन जाएगी? ओपनिंग स्टॉक। तो मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट कुछ तो एक्सपेंस हो जाती है क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाती है और क्लोजिंग इन्वेंटरी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है अगले साल के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसा होता है। ये ऑल्दो मैंने बता रखा है फिर भी आपको एक बार बता रहा हूँ। उसके बाद इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बेटे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगर हम प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट में वेरिएबल एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लेंगे। ठीक है सर। क्या चीज जो है सर, ये जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने नीचे लिया था ना वो यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, राइट सर। तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा? जो पीरियड कॉस्ट होगी, पीरियड कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ हम इसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेंगे। ठीक है सर। ऑल सर जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, अब सर ये कौन सी होती है? जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है सर। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस तो कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते, चाहे वो मार्जिनल कॉस्टिंग का अप्रोच हो चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का अप्रोच हो। मार्जिनल कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक ही चीज का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट दोनों जगह अलग अलग है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना जाता है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं। जबकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट दोनों जगह सेम है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये दोनों जगह पीरियड कॉस्ट माने जाते हैं। ठीक है बेटे, ओके। अल्टीमेटली सर इसका होगा क्या? ये पीरियड कॉस्ट है, ये पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी। करंट ईयर की इनकम के अगेंस्ट इसको पूरा मैच किया जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बनेगी, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। जबकि सर प्रोडक्ट कॉस्ट का क्या होते हैं? 2 ही काम होते हैं, या तो बन जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या बन जाती है क्लोजिंग इन्वेंटरी। इसमें से जितना आइटम बिक जाएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा और सर जो नहीं बिका वो क्लोजिंग इन्वेंटरी बन जाएगी, इसको अगले साल का ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, इसको नोट कीजिए। फिर इसमें फॉर्मेट्स हैं और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, नोट करो। चलिए बच्चों, आई गेस आपने कर लिया है, तो अब यहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए तो बेटा अब यहां से बात करते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। ठीक है सर, इनकम स्टेटमेंट दो तरीके से बना रहा हूं सर। एक बना रहा हूं मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच से, ताकि आप समझ भी जाओ कि दोनों में कहाँ अंतर आ रहा है।
और यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से। ठीक है, कैसे बात करेंगे सर? सबसे पहले सर ले लेंगे सेल्स। ठीक है सर, जो भी फिगर होगी यहाँ पे इसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से ही बात करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये कुछ नहीं है बेटा, जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है सर, इसमें क्या क्या आएगा बेटा? इसमें आपका मटेरियल कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, वो आपने यहाँ डाल देना है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो डाल देनी है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, प्रोडक्शन बोलो सर, वर्क बोलो, बात एक ही होती है, ये यहाँ पर आ जाएंगी। इसके अलावा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है सर, तो इसमें मैंने क्या क्या लिया? ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसके अंदर मैंने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ली, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिए और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिए, क्योंकि ये कौन सी अप्रोच है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में पूरा क्या नाम है, कॉस्ट को ले लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम डायरेक्ट कॉस्टिंग भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को डायरेक्ट कॉस्टिंग भी बोला जाता है। और ये जो डायरेक्ट कॉस्टिंग नाम है, ये नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बच्चा समझता है डायरेक्ट कॉस्टिंग का मतलब डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्टिंग का मतलब डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट को बोलते हैं और प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड इंक्लूड नहीं होते। इसलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को जब हम डायरेक्ट कॉस्टिंग कह रहे हैं तो इसका मतलब डायरेक्ट कॉस्ट मत समझ लेना। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है जिसमें हम फिक्स और वेरिएबल दोनों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है सर, इसके बाद बेटा इसमें लेंगे आप अंडर एब्जॉर्ब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अंडर एब्जॉर्ब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सर ये किस केस में आएगा? कभी कभार क्या होता है बेटा कि ऊपर का आपको जो ये डेटा दिया होता है, ये बजटेड डेटा दिया होता है पीरियड के बिगनिंग में। क्योंकि ये बजटेड डेटा होगा तो बजटेड में और एक्चुअल में डिफरेंस आ सकता है। वो डिफरेंस क्या बोलेंगे? अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, तो वो हमें यहाँ पे एडजस्ट करना होता है। अगर अंडर एब्जॉर्ब है बेटा, ठीक है सर, अगर अंडर एब्जॉर्ब है यहाँ पे उसको ले लेना है। अगर बेटा ओवर एब्जॉर्ब हो गया, ओवर एब्जॉर्ब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो वो भी ले लेंगे और ध्यान रखना है ये माइनस होगा। बाकी ये सब तो प्लस हो रहे हैं सर, ये प्लस आइटम है। ठीक है, ये वेरिएबल क्या था? ये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था। ये सारे प्लस आइटम है बेटा, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। ये सब करने के बाद बेटा, ये सब करने के बाद, ये पहले हमने टोटल यहाँ निकाल लिया था, अब इस फिगर को फिलहाल यहाँ छोड़ दिया है, इन सबको सॉल्व किया और ये करने के बाद हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। इसको पार्ट नंबर सी बोल सकते हैं आप, इसको पार्ट नंबर सी का नाम दे दो। उसके बाद फिर इसमें लिखेंगे हम डी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है सर, फिनिश गुड्स की कॉस्ट आपको यहाँ पे लेनी है। फिनिश गुड्स की कॉस्ट सर क्या होगी? ये पिछले साल के बेस पे लेनी है, बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। ये यहाँ पर आ जाएगा सर। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सर। ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जो फिनिश गुड्स है बेटा, ये आपको सर करंट ईयर की कॉस्ट में निकालना पड़ेगा। इसकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये कैसे करते हैं बेटा? अगर आपने क्वेश्चन करी है तो आपको ये आपके समझ में आ जाएगा। तो जब क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन में बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से निकालते हैं। ये सब करने के बाद क्या करोगे बेटा? CDEF, यहाँ से आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैसा है बेटा? ये हमने ये हमने क्या करा? सी में डी प्लस किया और ई माइनस किया बेटा। इस सी में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, उसमें डी प्लस किया हमने और ई को माइनस कर दिया है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है। उसके बाद क्या करेंगे? EFG,
यहाँ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्या होगा, ये होगा वेरिएबल एंड फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस और एडमिन एक्सपेंसेस, जिसको हम पीरियड कॉस्ट मान रहे हैं सर। तो वेरिएबल एंड फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है सर। ये अपने यहाँ पे जोड़ देना है बेटा। अच्छा, इसको कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बोलेंगे, इसको इसी नाम से लिखेंगे। एक मिनट है, इसको ऐसे लिखेंगे हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और यू कैन से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे दोनों आएंगे, वेरिएबल भी आएगा और क्या आएगा बेटा, फिक्स भी आएगा। ओके, तो ये अमाउंट आ गई थी, इसमें ये आपने और जोड़ दिया। ये करने के बाद EFGH, फिर आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। ये F प्लस G को प्लस करने के बाद आ गया। फिर जो कॉस्ट ऑफ सेल है बेटा, उसमें प्रॉफिट जोड़ोगे, और सर प्रॉफिट आपका उसमें से आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कैसे आएगा, जो आपने ये A में सेल्स लिखी थी, इसमें से H माइनस कर देंगे, और A में से H माइनस करने के बाद, ठीक है बेटी, A में से H माइनस करने के बाद अल्टीमेटली आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा। एक बार फॉर्मेट को फिर से देखेंगे, पहले सेल्स लेनी है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट तो लोगे, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेने हैं बेटा, ठीक है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेने, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी लेने। फिर कुछ अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड भी हो सकता है, अगर ये डेटा, ये ओवरहेड हमने कौन से लिए हो सर, बजटेड वाले लिए हो, तो वो भी आपने यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। ओवर एब्जॉर्ब अमाउंट को आपने क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। इट इज ए काइंड ऑफ बेनिफिट। यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी, फिर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जोड़ोगे जो प्रीवियस ईयर की कॉस्ट पे निकाल देना है, लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स, जिसको करंट ईयर की कॉस्ट पे निकालना पड़ता है। यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगी आपके साथ। ये करने के बाद फिर उसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको जोड़ देना है, चाहे वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स हो। उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, और सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल को लेस करने के बाद अल्टीमेटली हमारा यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये इनकम स्टेटमेंट है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, राइट। मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे बनेगा सर, डिफरेंस देखना जरा। पहले सेल्स लेंगे, ठीक है सर, सेल्स लेंगे, फिर बी लिखोगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है सर। मतलब कि सर प्रोडक्ट कॉस्ट ले रहे हैं यहाँ पर हम, प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, देखिए बेटा, प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, वो तो लेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लेंगे, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेंगे, फिक्स ओवरहेड नहीं लेंगे सर, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना जाता है, और ना इसका अंडर एब्जॉर्प्शन ना ओवर एब्जॉर्प्शन लिया जाएगा सर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं ले रही। अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ये फिक्स कॉस्ट की वजह से ही अराइज होता है, ठीक है सर। जब हमारा वॉल्यूम वेरिएंस होता है, अगर सर मैंने चैप्टर आपको डाला है यूट्यूब में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की भाषा में बोलूँ, वॉल्यूम वेरिएंस की वजह से ही आपके ये अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब का डिफरेंस आता है, और वॉल्यूम वेरिएंस फिक्स कॉस्ट के साथ अराइज होता है, अगर आपको मालूम हो तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बेटा ये हमने यहाँ पे ले लिया, फिक्स नहीं लेंगे तो ये भी नहीं आएगा। ये सब करने के बाद पार्ट नंबर सी, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है सर। अब की बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स कॉस्ट इंक्लूड थी। ये सब करने के बाद फिर क्या करोगे बेटी, डी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है सर। किस कॉस्ट पे होगी, एट प्रीवियस ईयर कॉस्ट, ये प्रीवियस ईयर की कॉस्ट पे लेनी है आपको। ध्यान रखना है यहाँ पर प्रीवियस ईयर की कॉस्ट का मतलब है वेरिएबल और फिक्स दोनों, जबकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर की कॉस्ट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, ओके। उसके बाद ई निकालेगा सर, वो है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये होगी एट करंट ईयर कॉस्ट। अगेन यहाँ करंट ईयर कॉस्ट का मतलब है वेरिएबल और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट,
जबकि यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी सर। ये निकालना पड़ता है आपको बेटे, कैसे निकलेगा उसके बारे में बात करेंगे। ये सब करने के बाद पॉइंट नंबर एफ आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया सर। यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था, बस यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिक्स कॉस्ट भी है, यहाँ पे क्या है सर, केवल वेरिएबल कॉस्ट भी है। इसके बाद सर एच करेंगे, ये होगा आपकी वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेनी है आपको, ये इसमें जोड़ देनी है। जबकि यहाँ पर क्या किया था बेटे, फिक्स और वेरिएबल दोनों को जोड़ा था। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यहाँ से वेरिएबल लेने हैं। ये सब करने के बाद ठीक है, ई एफ ये जी हो गया बेटा हमारा, फिर ये एच यहाँ से आ जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की वेरिएबल निकलेगी, ये आ गया टोटल। अब यहाँ पर पहले कंट्रीब्यूशन निकलेगा, यहाँ पर सीधे प्रॉफिट आ रहा था, यहाँ पर क्या निकलेगा बेटा अभी कंट्रीब्यूशन। कैसे निकलेगा, ये जो ए है इस ए में से आप एच माइनस करोगे, एच आई जे। अब बेटे यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से लिखोगे सर आप फिक्स कॉस्ट, कौन कौन सी सर, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है सर, ये जो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट थी वो हमने यहाँ इंक्लूड नहीं करी थी, छोड़ दिया था, वो यहाँ पे ले लिए। और बाकी सर जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट थी जो पहले हमने इधर लिया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद, वो भी यहाँ पे लेने हैं। तो सभी तरीके की फिक्स कॉस्ट, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, वो कंट्रीब्यूशन के बाद देनी है आपको। और ये सब करने के बाद बेटा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट आएगा बेटा ये आई माइनस जे करने के बाद आएगा। यहाँ जो प्रॉफिट आएगा और यहाँ जो प्रॉफिट आएगा दोनों में डिफरेंस होगा। डिफरेंस जो होता है वो स्टॉक की वजह से होता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और क्या नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंट होगी। डिफरेंट इसलिए होगी क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक में वेरिएबल और फिक्स दोनों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गई है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक में सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गई है। तो पहले हमें दोनों स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकालना होता है और क्वेश्चन उसके बाद बोलता है कि आप अपने आंसर को रिकंसाइल करो, डिफरेंस को दूर करो। तो वो डिफरेंस भी फिर आपको दूर करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, जिसके लिए आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको वो ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये फॉर्मेट लिख लीजिए, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बनाता हूँ। चलो बेटे अभी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें एग्जांपल लिखा हूं पहले। फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट प्रॉफिट बाय एब्जॉर्प्शन एंड marginal costing approach।
इन दोनों अप्रोच से आपको क्या करना है बेटा, प्रॉफिट निकालना है। तो क्वेश्चन में कहता है जो ओपनिंग स्टॉक है सर वो नील है, नहीं, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन में जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी मिलेगी, अभी के लिए नहीं है। कहता है जो प्रोडक्शन है वो 8000 यूनिट्स है, सेल्स जो है वो 6000 यूनिट है। उसके बाद फिर डायरेक्ट मटेरियल ₹11 पर यूनिट है, और डायरेक्ट लेबर ये आपका मान लीजिए ₹5 पर यूनिट है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है ये ₹4 पर यूनिट है, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट जो है सर आपकी, ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐसे बोल देते हैं। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो आपकी, मान लीजिए इसको इस तरीके से देते हैं, से 60,000 की है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर बोलते हैं ये आपका 60,000 हो गया, या लेट मी टेक इट एज 54,000, इसको मैं 54 ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये सब करने के बाद कहता है वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ₹3 पर यूनिट सोल्ड, फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ₹15,000, सेलिंग प्राइस ₹35 पर यूनिट, ठीक है सर। और उसके अलावा कहता है नॉर्मल कैपेसिटी जो है, ठीक है सर, नॉर्मल जो आपकी बड़ा बेसिकली मतलब कैपेसिटी है वो 9000 यूनिट्स है। सर ये नॉर्मल कैपेसिटी क्यों दी होती है? तो अगर आपने ओवरहेड वाला चैप्टर ग्रुप 1 में अच्छे से पढ़ा है और आपको याद है तो याद होगा कि जब फिक्स कॉस्ट दी होती है और नॉर्मल कैपेसिटी भी क्वेश्चन में गिवन होती है तो फिक्स कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन रेट नॉर्मल कैपेसिटी के आधार पर निकाला जाता है, ठीक है सर। बाकी आपको मान के चलना है कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 54,000 जो हमारी बजटेड थी और जो एक्चुअल आएगी वो दोनों सेम है। मतलब हमने एक प्लान किया था कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 54,000 इनकर होगी और एक्चुअल में 54,000 ही हुई है। जब तक बजटेड और एक्चुअल अलग अलग ना दें आप ये मानोगे कि बजटेड फिगर एक्चुअल फिगर क्या है सर, सेम है, राइट बेटे। ये आपका हो गया। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे, इसके बाद फिर एक बार मैं ये स्टेटमेंट बनाऊंगा बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से और एक बार मार्जिनल कॉस्टिंग से। तो पहले फटाफट से क्वेश्चन लिख लो, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए सर, तो इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, ठीक है सर, फॉर द ईयर बोले बेटा या क्वार्टर बोले वो आपको मेंशन कर देना है। अभी इसमें कुछ इस तरीके से बोला नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर जी बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें सेल्स, ठीक है। सेल्स कितनी है बेटा, कह रहा हमने ये 8 यूनिट बनाई है, लिखी केवल 6000 है,
तो 6000 यूनिट बेचेंगे, सेलिंग प्राइस हमारा 35 रुपये का है, तो 6000 को 35 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा सर? 6000 मल्टीप्लाई बाई 35, तो ये आ गया है 2,10,000। ठीक है सर, इसको यही रोक दो अभी। उसके बाद फिर क्या करूँगा सर? उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है सर, डायरेक्ट मटेरियल जो बेसिकली हमने क्या करा बेटा, जो कि हमने कंज्यूम किया। तो सर हमारे 11 रुपये पर यूनिट है, तो 8000 इंटू 11 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 88,000। उसके बाद सी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, है ना। आप चाहो तो बेटा पहले हेडिंग डाल दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये ले लो, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है आपकी वो है प्यारे बच्चों 5 रुपये पर यूनिट। अगेन 8000 इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा 40,000। उसके बाद फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोल सकते हो सर। इसका रेट आपका 4 रुपये पर यूनिट है, तो 8000 इंटू 4 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 32,000। उसके बाद सर ई फिक्स प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब। ठीक है सर, जॉब में क्या करें बेटा? एब्जॉर्ब करें। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? पहले एक फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे सर? फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेंगे और उसको बेटा हम डिवाइड कर देंगे किससे? नॉर्मल कैपेसिटी से। चलो, तो जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 54,000 है, और 54,000 की अमाउंट को नॉर्मल कैपेसिटी अगर 9,000 यूनिट है तो ₹6 पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है सर, तो 6 रुपये की कॉस्ट आपकी आ जाएगी। तो 8000 पे 6 के हिसाब से सर, है ना, हमने 48,000 रिकवर करे। 48,000 हमने रिकवर करे, अब्जॉर्ब करे, लेकिन एक्चुअल में जो फिक्स खर्चा आया था बेटा 54 रह गया। मैंने बताया था कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बजटेड भी यही है, एक्चुअल भी यही है, राइट सर। तो ये हमारा 8 इंटू 6 48,000 आ गया। इसके बाद ये करने के बाद क्या करोगे आप? DEF। अब यहाँ से लिखोगे अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड। अब यहाँ से अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड लिख दिए, जो कि आएगा 54 माइनस 48 सर। ठीक है, 54 माइनस 48, ये 6 हो गया बेटा। ये करने के बाद क्या है बच्चों? ABCDEFG। अब यहाँ से आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, इसमें B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, ये आएगा बेटा। तो 88,000 प्लस 40,000 प्लस 32,000, 48,000 प्लस 6,000, तो ये आ गया आपका 2,14,000। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब फिर इसमें क्या लिखोगे? AFG के बाद H। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है नहीं सर, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, नील। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बेटा क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? देखो, 2,14,000 का खर्चा है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 2,14,000। इतना खर्चा हुआ कितनी क्वांटिटी को बनाने के लिए? 8,000 यूनिट को बनाने के लिए। तो 2,14,000 को 8,000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इतना खर्चा हुआ 8,000 यूनिट को बनाने के लिए। अगर 8,000 पे इतना, तो एक पे कितना? इसको डिवाइड करने से एक की कॉस्ट आ जाएगी। 8,000 में से मैंने 6,000 बेच दी, तो कितनी क्वांटिटी बच गई? 2,000। तो 2,000 की क्या वैल्यू होगी? इंटू करेंगे 2,000, राइट। तो डिवाइड बाय 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 6,000, तो ये आ रहा है प्यारे बच्चों 1,60,500। फिर से देख लेते हैं एक बार। 2,14,000 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 2,000 हो गया, नॉट 6,000।
तो ये आ रहा है 53,500 सर, ये 53,500 आ गया। ये सब करने के बाद HIJ ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, H माइनस I, तो माइनस करेंगे 214,000, तो बेटा ये आ गया आपका 160500, ये आ गया। HIJ के बाद फिर क्या करना है बेटा, इसमें फिर आपको लेना है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या बोल सकते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और ये बेटा दोनों लोगे, फिक्स और वेरिएबल दोनों। तो फिक्स वाला कितने है, फिक्स वाला 15,000 है, फिक्स वाला तो 15,000 है सर। ये जो वेरिएबल है ये कितना है, ये 3 रुपये पर यूनिट सोल्ड है, जितना बेचा उसके हिसाब से 3, तो बेचा कितना है सर 6,000 यूनिट, तो 6,000 इंटू 3, जब ये 6,000 की 3 के रेट से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 18,000, ठीक है। 15-18 ये हो गया आपका 33,000। ये करने के बाद बच्चों HIJ के L ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कैसे J प्लस K प्लस कर दिया है। अब अल्टीमेटली सर कितना आएगा, ये 1,05,500 में माइनस में प्लस कर दो बेटा, तो ये 193500 आ गया सर। HIJ के LM। अब निकालो प्रॉफिट, कैसे बेटा, प्रॉफिट होगा A माइनस L, तो जो 2,10,000 है वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 16,500 का प्रॉफिट आता है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है ये 53,500 आया है, और इस क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इंक्लूड है। 16,500 का प्रॉफिट आया है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच से निकालें। सेम ऐसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से करेंगे। इतना करो पहले, चलिए आई गेस आप कभी भी इसको नोट कर सकते हैं बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसी क्वेश्चन को मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से करूँगा। $53,500 का स्टॉक आपको याद रखना है और 16,500 ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें रिकंसाइल भी करना है। चलो बच्चों देखो, अब यहां से लिखेंगे हम इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, ठीक है। बाकी वो लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द क्वार्टर एंडेड, जो भी है हम लिख लेंगे। मैं सीधे जो फॉर्मेट है उस पर आता हूँ। सबसे पहले वही करना है बेटा, आपको सेल्स लेनी है। सेल्स 6,000 यूनिट 35 के हिसाब से, तो 35 गुने 70, 70 के यहाँ 210, तो 2,10,000 की सेल आएगी। इसको भूल जाओ यहीं पर। उसके बाद फिर क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लोगे, ठीक है। तो RDR यूनिट आपने बनाई है 11 के रेट से, तो 88,000, ठीक है। देखते रहना चेंज कहाँ पर आएगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो इसमें क्या करा बेटा मैंने, इसमें 8,000 इंटू 5, ठीक है, सीधे लिख दे रहा हूँ 8 इंटू 5 40। उसके बाद वेरिएबल या सिंपल लिखेंगे सर, हाँ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 4 रुपए के रेट पे है, 8 इंटू 4 ये हो जाएगा 32,000। यही हो दो बेटा। ये करने के बाद आ जाएंगे हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे निकली है, ये सिर्फ वेरिएबल वाली निकली है बड़ी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इसमें इंक्लूड हमने नहीं करी है। तो ये B प्लस C प्लस D हो जाएगा, जोड़ देंगे 88 और 2 हो जाएगा 90, 90 में 30 जोड़ेंगे 120 और 40, ये हो जाएगा 1,60,000। उसके बाद DEF ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है सर। EFG
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखें सर, 1,60,000 यूनिट, 1,60,000 रुपये की कॉस्ट आई है 8,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। 1,60,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 8,000 यूनिट को 8,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। 8 में से हमने 6,000 बेच दिए, तो बचे कितनी? 2,000। इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 40,000। ठीक है, ये सब करने के बाद EFGH ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,20,000। GHI, फिर यहाँ से वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बेटा 6,000 यूनिट हैं और वेरिएबल के खर्चे कितने थे आपके? ये 3 रुपये पर यूनिट सोल्ड थे बच्चों, तो 6 × 3 ये हो जाएगा 18,000। इसको जोड़ देंगे HIJ, तो यहाँ से आएगा सर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है बेटा, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी बेटा ये वेरिएबल ही आएगी, तो ये हो जाएगा 138। अल्टीमेटली सर फिर यहाँ से निकालोगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के लिए आपको सेल्स A में से J माइनस करना पड़ेगा, तो 210 में से अगर हम 138 माइनस करते हैं बच्चों का कितना आएगा? 210 माइनस 138, तो ये हो जाएगा 72। ठीक है बेटे, ये करने के बाद HIJKL फिक्स कॉस्ट, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग या ऐसे देते हैं फिक्स कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी है? ठीक है, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी है? तो बेटे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट थी वो 54,000 है। अब एब्जॉर्प्शन रेट की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है सर। और जो आपकी फिक्स सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन थे ये 15,000 थे, 54 और 15 इसको जोड़ देंगे तो ये 69 हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद फिर क्या करोगे? 210 और फिर जो हमारा 138 था 72 आया था, और फिक्स कॉस्ट आपकी 54 और 15 आई है, 69 माइनस कर देंगे। ये माइनस करने के बाद HIJKLM यहाँ से आएगा प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ हमारे बेटा जो प्रॉफिट आया बच्चों वो कैसे निकालोगे? आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे K माइनस L। ओके, तो अगर हम माइनस कर देते हैं तो 72 में से 69 माइनस करने के बाद 3,000 का सर 3,000 का हमारे पास यहाँ पर आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की फिगर सर वहाँ पर अलग थी और यहाँ पर क्या अलग है। अब हमें ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा 40,000 का आया है, जबकि वहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 53,500 रुपये का आया था। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग से हमने कर लिया। ठीक है, आप कभी भी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। अगला काम क्वेश्चन में बोल देता है कि आपको इसको रिकंसाइल भी करना है, मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है आप उसको रिकंसाइल करेंगे। तो बेटा उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आप एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे। उसके लिए आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है। देखो सर, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैसे बनेगा बेटा, ध्यान से देखिए। पहले किसी का भी प्रॉफिट ले लो पर्टिकुलर, मान लो मैंने लिखा प्रॉफिट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से क्या प्रॉफिट आया? ये प्रॉफिट आया सर मेरा 3,000 का। ठीक है बेटे, फिर कुछ एडजस्टमेंट होगी यहाँ पर, बीच में कुछ प्लस माइनस होगा, और यहाँ से मेरा आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। ठीक है सर, मुझे कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है सर। प्लस माइनस में कैसे करता हूँ तो आपको दिमाग में इस तरीके से वर्किंग करनी है। यहाँ पे लिखा मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, यहाँ पे लिखा सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। ठीक है सर, ये दो तरीके हैं, ये मार्जिनल कॉस्टिंग है और सर ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है।
मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट पता है और मैं किस पे जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे। तो यहाँ मैंने टिक लगा दिया। कुछ हाई और लो वाला कंसेप्ट था जो ग्रुप 1 में आपको मैंने कराया है, चैप्टर का नाम है कॉस्ट बुक कीपिंग। तो वैसे यहाँ पे कुछ करना है आपको बेटा। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू देखनी है। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लिया है 40,000, राइट सर। जबकि बेटा वहां पर क्या नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो था 53,500, राइट सर। क्लोजिंग स्टॉक को हम इनकम की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। जितना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी उतना इनकम बढ़ने का चांस रहता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को इनकम की तरह माना जाता है, ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस की तरह मानते हैं। फिलहाल जो ओपनिंग स्टॉक है वो तो दोनों केस में है ही। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ 40,000 है बेटा, यहाँ 53,500 है। अगर आप देखोगे तो यहाँ प्लस हुआ है कितना 40,000। प्लस क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बताया क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या मानते हैं बेटा, उसको हम मानते हैं इनकम। और यहाँ प्लस हुआ है बेटा 53,500, प्लस दोनों जगह हुआ है। लेकिन यहाँ ज़्यादा अमाउंट प्लस हो रही है। अगर यहाँ ज़्यादा अमाउंट प्लस हो रही है इनकम में, तो इनकम में ज़्यादा अमाउंट प्लस होने की वजह से यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा हाई और यहाँ प्रॉफिट क्या आ जाएगा लो, राइट सर। ये जो प्लस हुआ है ये इनकम स्टेटमेंट में प्लस हुआ है। मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया है और मुझे जाना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे, तो मैं जो निकालना होता है, जिस पे जाना होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्टमेंट होती है। ये ग्रुप 1 में किया आपने, क्योंकि यहाँ पर हाई लिखा रहा है सर, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा सर, ऐड लिखूंगा। ठीक है सर, ऐड लिखूंगा ओवर वैल्यूड अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और अब क्या करूंगा बेटे, ये डिफरेंस निकालूंगा 40 और कितना 53,500, तो ये 13,500 का डिफरेंस आ गया। और इसको ऐड कर लेंगे हम, तो बेटा ये आपका हो जाएगा 16,500 का। अल्टीमेटली बेटा प्रॉफिट हमारा मैच हो गया। तो पहले दोनों से प्रॉफिट निकाला और फिर उसको हमने रिकंसाइल किया। ओके, इतना नोट करो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन ग्रुप 2 के मॉड्यूल में है, तो वो भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए बच्चों, तो उसको मिटाते हैं और अब एक क्वेश्चन करते हैं मॉड्यूल से। पहले मैं पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दूंगा ताकि जिसपे मॉड्यूल नहीं है वो भी, ठीक है, उसका काम भी चल जाएगा। ओके बच्चे, तो बेटा ये टॉपिक मैंने बताया कि जो नई वाली बुक आई है कॉस्टिंग की ग्रुप 1 की, उसमें ये टॉपिक डाल दिया है। इसकी थ्योरी भी डाल दी है और बेटा इसकी जो थ्योरी है वो तो पहले से थी, लेकिन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने उसमें डाला है। ओल्ड वाली बुक में नहीं होगा, नई वाली बुक में, इसलिए ग्रुप 1 वाले बच्चे भी करके जाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ग्रुप 1 की ग्रुप जो 2 है उसके लिए तो आपको करना ही है। आइए, तो ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरे पास जो बुक है ग्रुप 2 की बुक है बेटा, ये ग्रुप 2 का कॉस्ट एफएम का जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है सेम इंटर का, इसमें इलस्ट्रेशन 40 है, इलस्ट्रेशन 40 है और जो पेज नंबर है वो 79 है। हो सकता है आपकी बुक में आगे पीछे हो, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं फटाफट से सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन को मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप मैच कर लेना, इसी के आसपास होगा। कहते हैं योर कंपनी हैज़ ए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट पर ईयर। आपकी कंपनी की कैपेसिटी है 2 लाख यूनिट की। ये नहीं पता रखा कितनी परसेंटेज पे, तो बेटा इसका मतलब क्या है, 100% कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। 2 लाख यूनिट की आपके पास कैपेसिटी है, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी केवल 90% ही है। मतलब 2 लाख का अगर आप 90% निकालोगे तो 1,80,000 की आपकी नॉर्मल कैपेसिटी निकल के आती है। कहते हैं स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आप ₹11 पर यूनिट। आपकी जो स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट कितनी है सर, 11 रुपये की है। फिक्स कॉस्ट 3,60,000 की है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 3 रुपये पर यूनिट है। फिक्स सेलिंग कॉस्ट 2,70,000 रुपये है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपये का है। और कह रहा है कि ईयर के एंड में हमको मालूम चला
कि हमने 1,60,000 यूनिट प्रोड्यूस करी हैं, सेल्स 1,50,000 यूनिट की करी हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक 20,000 यूनिट का था, और आगे बोलता है द एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर वाज ₹35,000 हायर देन द स्टैंडर्ड। इस साल जो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा आया वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के मुकाबले 35,000 रुपये ज़्यादा था। तो क्वेश्चन में कहता है कि आपको क्या करना है, आपको निकालना है प्रॉफिट बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, प्रॉफिट बाय मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, और फिर जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने रीड आउट कर दिया है, मैं फटाफट से उसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। देखो सर, तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा सर इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, हमारा जो ईयर एंड हुआ है वो 30/6 ईयर बोला हुआ है। ठीक है सर, ईयर बोला हुआ है 30 जून 12 को, 30/6/12 को ईयर हमारा खत्म हुआ है। चलो सर, तो मैं यहीं पर कर दूंगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, यहाँ पे कर दूंगा सर मार्जिनल कॉस्टिंग से। करते हैं ये पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखें यहाँ से, सबसे पहले आपको लेनी है बेटा सेल्स। सेल्स के बारे में कहता है कि सेल्स आपकी 1,50,000 यूनिट की हुई है, और जो सेलिंग प्राइस हमारा है वो 20 रुपये का है। 1,50,000 इंटू 20 तो 30 लाख की हमारी सेल निकल के आती है। 20 है, यहाँ से दूंगा पहले सर में डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है सर, इसमें सर मटेरियल लेबर वगैरह आपको ऐसे आपको दिया नहीं है, सिंपली ऐसे बोला हुआ है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, इसमें मटेरियल कितना है लेबर कितना है ऐसा बताया नहीं, सिंपल बोल दिया वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी इतनी है, और इसमें मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड तीनों पहले से इंक्लूड हैं। बेटा इसका क्या बोला हुआ है, रेट बोला हुआ है, स्टैंडर्ड रेट 11 रुपये पर यूनिट है। ओके सर, तो हम क्या करेंगे सर, इस साल जो प्रोडक्शन हुआ, एक्चुअल हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है 1,60,000 यूनिट का हुआ है। अगर 1,60,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, सेल तो हुई है 1,50,000 की, प्रोडक्शन हुई है 1,60,000 यूनिट की, तो 1,60,000 यूनिट पे 11 के हिसाब से इतनी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आना चाहिए, क्योंकि 11 रुपये का जो रेट है वो स्टैंडर्ड रेट है ना, इतना आना चाहिए था। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितना वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी आनी चाहिए थी, बट आनी तो इतनी चाहिए थी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट है, राइट। 160,000 इंटू 11 इतना वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आना चाहिए था। कह रहा है एक्चुअल में जो आई है ना सर, वो बेटा 35,000 ज़्यादा आई है। तो क्या करोगे सर, ये स्टैंडर्ड थी, इसमें प्लस कर देंगे 35,000। क्वेश्चन कह रहा है इतना खर्चा आपका ज़्यादा है, इसको सॉल्व करो फिर कितना आता है। तो ये हो जाएगा 1,60,000 इंटू 11 और प्लस कर दोगे 35,000, तो ये हो गया हमारा 17,95,000। ठीक है सर, इसके बाद क्या करोगे बेटी, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, ये मैं किससे कर रहा हूँ फिलहाल अभी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच से, तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट बनेगी। ठीक है सर, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है सर, इसके लिए पहले क्या करोगे बेटा, इसके लिए पहले वर्किंग नोट बनाता हूँ मैं यहाँ पर। फिक्स ओवरहेड, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है बेटी, तो जो फिक्स ओवरहेड हैं, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी 3,60,000 रुपये की है। इस 3,60,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा नॉर्मल कैपेसिटी से, जो कि 1,80,000 है सर। ठीक है बेटी, फिक्स ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी के आधार पर एब्जॉर्ब कराया जाता है, तो ये आपका 2 रुपये पर यूनिट का रेट आपका आ गया है। तो अगर ऐसा है तो 1,60,000 यूनिट पे 2 के हिसाब से कितना बनता है सर, ये बनता है 3,20,000 है ना सर। 2 रुपये पर यूनिट के रेट के हिसाब से हमने 3,20 एब्जॉर्ब कर दिया
फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब हुई है। लेकिन एक्चुअल में बेटा इनकम कितनी हुई है? इनकम हुई है 3,60,000, तो 3,60,000 एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी, आपने एक्चुअल में 3,20 से एब्जॉर्ब करी है, तो यहाँ से लिखोगे अंडर एब्जॉर्ब्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो 3,60 में से माइनस कर देंगे 3,20, तो बेटा 40,000 और प्लस करना पड़ेगा, राइट सर। अगर बेटा ये सपोज ये अमाउंट ज़्यादा आती है ना, ये अमाउंट कम होती बेटे, फिर जो डिफरेंस आता माइनस कर देते, मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते और सर कम इनकर किया होता तो ओवर रिकवरी होती, फिर ओवर रिकवरी को माइनस करना पड़ता। चलो जो भी है सर, ये करने के बाद 20 में हो गया आपका ई, यहाँ से हो गई बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई, कैसे B प्लस C प्लस D, ये ले लिया हमने, तो 17,95,000 प्लस 3,20,000 प्लस 40,000, तो ये हो गया है 21,55,000। अब इसमें ऐड करेंगे सर DEF, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्या आप निकाल सकते हो? अब एक चीज बेटा ध्यान से देखनी है, नोट, आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक था उसमें आपने कुछ फ्रेश प्रोडक्शन किया, उसमें से कुछ आपने सेल करी, तो उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए। तो यहाँ से भी मुझे ओपनिंग स्टॉक की यूनिट निकालनी हो तो आई कैन यूज द फॉर्मूला सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रोडक्शन, ठीक है सर। तो सेल करी है 1,60,000 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, प्रोडक्शन सॉरी सेल करी है 1,50,000 बेटा, 1,50,000 यूनिट की सेल करी है, 20 का क्लोजिंग स्टॉक है, प्रोडक्शन 1,60,000 यूनिट का है, तो कह सकते हैं कि यहाँ से 10,000 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक है। इस 10,000 यूनिट को हम वैल्यू करेंगे पिछले साल के रेट पे, ठीक है सर। जो हमारा क्या नाम है, जो हमारा सर ओपनिंग स्टॉक होता है वो प्रीवियस ईयर की कॉस्ट पे वैल्यू होता है। अब सर प्रीवियस ईयर की कॉस्ट का क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि सर जो स्टैंडर्ड इस साल के लिए सेट किया है वही स्टैंडर्ड पिछले साल के लिए भी होगा। तो मैं 10,000 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बेटे, इसकी यूनिट कॉस्ट से। और इसकी यूनिट कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो है बच्चों वो 11 रुपए एज पर स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है, तो यहाँ पर स्टॉक में वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आती है और फिक्स भी आती है। तो बेटा जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कितनी है, 2 रुपये, तो प्लस 2 कर देंगे। सर 2 रुपये का रेट तो इस साल का था, इस साल की कॉस्ट क्यों जोड़ रहे हो? तो मैंने कहा बेटा हमें बताया नहीं है ना कि लास्ट ईयर का एक्चुअल स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट क्या था, लास्ट ईयर का एक्चुअल स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट क्या थी, नहीं पता। तो ये मानेंगे हमारे स्टैंडर्ड में कोई चीज़ नहीं है। तो 11 वेरिएबल और 2 रुपये के हैं फिक्स, वेरिएबल तो लेंगे ही, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों आते हैं। तो 11 वेरिएबल है बेटा और 2 के आपका फिक्स्ड है, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 1,30,000 सर, 1,30,000। EFG क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश